नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत हम डेली करंट अफेयर टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। ये प्रीलिम्स को टारगेट किया गया वीडियो है, जहां पर हमने आपसे 1.5 साल के करंट अफेयर को पूरा कराने का वादा किया है। इन करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए हर एक टॉपिक के बाद हम एक एमसीक्यू को भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनी रहती है जो कि बेहद ज़रूरी है, और कुछ ऐसी सूचनाएं इन्फॉर्मेशन जो हमने टॉपिक में नहीं पढ़ी हैं उनको हम प्रश्न के रूप में समझ लेते हैं। तो इन दोनों ही उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा प्रश्न जो है फॉर्म किए जाते हैं। वीडियो में स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करके अपना सपोर्ट जो है जाहिर कीजिएगा। मेरी टीम के द्वारा बहुत मेहनत की जाती है इन वीडियोज़ को आपके सामने लाने के लिए, तो हम लोगों को एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है जब आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, जब आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक मुद्दा सच में ऐसा है जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को परेशान करता है, क्योंकि कई बार डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना जो कि इंग्लिश में आता है उतना आसान नहीं रह जाता। तो उन न्यूज़पेपर को हिंदी में लाने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो अगर ये प्रयास आपको पसंद आता है तो सराहिएगा ज़रूर। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक छोटा वीडियो रहेगा आज का। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने टोटल 9 टॉपिक्स जो है डिस्कस किए थे, काफ़ी लेंदी वीडियो था। आज हम 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला भारतीय और जो फ्रांसीसी नौसेनाएं हैं उनका एक अभ्यास होगा। इस पर एक प्रश्न में देखेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास जो है उनका आयोजन किया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है अगेन एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा फोर्थ। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच होता है, कौन सा इसका संस्करण है, क्या ये एक सैन्य अभ्यास है या फिर एक नौसेना अभ्यास है, ये हम देखेंगे। थर्ड टॉपिक होगा मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन। तो जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस को समझने के साथ ही जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, साथ ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ टॉपिक पिंगटन द्वीप समूह। हाल ही में देखिए अमेरिका का जो निचला सदन है उनकी जो नैन्सी पेलोसी है उनके द्वारा जो दक्षिण एशिया है उसके विजिट की एक बात कही गई है, और इसीलिए ये भी एक चर्चा का मुद्दा उठा था कि वो ताइवान को भी विजिट करेंगी। चीन की तरफ से बहुत कड़ा रुख इस बात के खिलाफ अख्तियार किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूएस अगर अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता है तो वो एक जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ताइवान को लेकर देखिए चीन बहुत ही सख्त रवैया रखता है, और बेसिकली वो ताइवान के द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशन रखे जाएं इसके वो खिलाफ रहते हैं। तो इसी संबंध में ये जो पिंगटन द्वीप समूह है ये न्यूज़ में है। कैसे? क्योंकि उन्होंने बेसिकली एक अभ्यास करना बकायदा यहाँ पर शुरू भी कर दिया है एक चेतावनी देने के लिए। तो वो जो अभ्यास हो रहा है वो इसी आइलैंड पे हो रहा है, तो हमें इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन पता होना चाहिए। तो आइए अब हम एक एक कर हर टॉपिक को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला है भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं का अभ्यास। यहाँ पर आप देखेंगे पीआईबी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रेस रिलीज आया था 1 अगस्त 2022 का। तो इसके कंटेक्स्ट में मैंने ये वाला जो कंटेंट है आपके लिए तैयार किया है। तो देखिए जो आईएनएस तरकश है, ठीक है, वो बेसिकली जुलाई 2022 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी नौसेना जहाजों के साथ एक समुद्री भागीदारी अभ्यास का जो है आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका नाम बेसिकली हमें बताया गया है पीआईबी में, तो आईएनएस तरकश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तरकश और साथ में फ्रांसीसी फ्लीट का जो टैंकर है एफएनएस सोम, इनके बीच में समुद्र में तेल की आपूर्ति का अभ्यास किया गया। यानी कि आप समुद्र में हैं, ठीक है, और समुद्र में रहते हुए आपके टैंक को फिर से रिफिल कैसे किया जाए उसकी बेसिकली एक्सरसाइज यहाँ पर की गई है। क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि समुद्र में रहते हुए आपको ईंधन की आपूर्ति मिल जाए, वापस तो आप तट पे नहीं आएंगे ना, तो इसीलिए ये एक्सरसाइजेस बहुत महत्वपूर्ण होती है।
पिछले जमाने में आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो जब एक लंबे समय तक युद्ध नहीं होता था तो बेचैन होने लगते थे। तो वो फिर क्या करते थे, अपनी सेना को ले जाकर या तो शिकार करने जाते थे, या फिर कोई कुश्ती का आयोजन, ठीक है, कोई ऐसे मल्ल युद्ध का आयोजन करने लगते थे। तो बेसिकली ये सब प्रैक्टिस की टैक्टिक्स थी जो उनकी सेना को एक आलसी सेना में बदलने से बचाती थी, चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करती थी। तो आज के टाइम पे भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो बाकी भी विश्व के देशों की जो सरकारें हैं, वो दरअसल क्या करती हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग एक्सरसाइजेस का ऑर्गेनाइजेशन करती रहती हैं, जिससे एक तो जो आपकी पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठता है। जैसे फ्रांस की सेना के साथ अभी हमने जो ये की है एक्सरसाइज, तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कल को कभी युद्ध की स्थिति होगी तो हमें पता होगा चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट। तो बायलैटरल रिलेशनशिप को सुधारने में भी ये एक्सरसाइजेज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इसके अलावा जो हमारी आर्मी है उसकी जो आप कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा मजबूत करने में भी ये एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं। तो इनका अपना महत्व है, ना सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों में बल्कि हमारी स्ट्रेंथ को भी बनाने में, राइट। इसके बाद देखिए जो एक समुद्री टोही हवाई जहाज था फाल्कन 50, इसके साथ एक संयुक्त वायु अभियान का भी अभ्यास किया गया, ठीक है। वायु रक्षा अभ्यास में जो कृत्रिम मिसाइलों से युद्ध का एक अभ्यास भी किया गया था, जो आर्टिफिशियल मिसाइल्स थी उनका यूज इन्होंने किया, ठीक है। सफल जमीनी और आसमानी दोनों ही अभ्यास इन्होंने बेसिकली किए हैं, ठीक है। और ये उच्च स्तरीय परिचालन, संचालन और पेशेवर कुशलता का जो है परिचायक है, राइट। तो इतना आप जो है ध्यान रखिएगा। ये कुछ पिक्चर्स जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा याद रखने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि एक समुद्री अभ्यास हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है, फ्रांस के बीच में, भारत के बीच में। तो अब एक प्रश्न आप बताइए कि इनमें से कौन से जो युद्धाभ्यास हैं वो भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाते हैं। पहला है अभ्यास गरुड़, दूसरा है अभ्यास वरुण, तीसरा अभ्यास है मित्र और चौथा है अभ्यास शक्ति। आप देखिए इनमें से जो सही कूट है वो आपको बताना है, हमारा कौन सा ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, चौथा ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, ये हमारा ए में राइट आंसर दिया हुआ है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की। अगेन एक्सरसाइज क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज आई थी, किस किस के बीच में, भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा का कौन सा, देख के पता चल रहा है चौथा संस्करण बेसिकली आयोजित किया गया। कहाँ पर, राजस्थान में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थी उसमें एक विदेशी प्रशिक्षण नोड है, वहां पर बेसिकली इसको आयोजित किया गया, ठीक है। ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं। फिर ये जो अभ्यास है ये भारतीय सेना और जो ओमान की शाही सेना की टुकड़ी है उनके बीच में 1 से 3 अगस्त 2022 को होगा, यानी कि 1 अगस्त बेसिकली स्टार्ट हुआ था, 3 तक ये रहेगा। इसका बेसिकली जो तीसरा संस्करण था, क्योंकि ये तो फोर्थ है, तो जो तीसरा था वो मस्कट में हुआ था और कोविड से पहले हुआ था मार्च 2019 को, राइट। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो तीसरा एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। अल नज़ा फोर्थ में जो 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे वो भारतीय सेना की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं ओमान दल की जो शाही सेना का प्रतिनिधित्व है वो ओमान पैराशूट रेजिमेंट के सुल्तानों की तरफ से किया जा रहा है। ये जो वोकैब है उन लोगों की तरफ ऐसे यूज होता है, ठीक है। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या है, एक तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को भी बेहतर करना, जैसा कि मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभ्यास है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बेसिकली हो रहा है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके तहत ये जो है हो रहा है। जैसे इसमें काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस होंगे, रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, पीस कीपिंग ऑपरेशन भी इंक्लूडेड है। अगेन याद रखिएगा, संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सामरिक अभ्यास, तकनीक और प्रक्रियाओं पर केंद्रित बेसिकली होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो बेसिकली 2 कंट्रीज हैं जिनके बीच ये अभ्यास हो रहा है, इनके बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो प्रश्न क्या है कि भारत और ओमान के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जो अभ्यास है उनमें से आपको सही बताना है। अल नगहा,
ईस्टर्न ब्रीज, नसीम अल ब्रह और काजिंद। ठीक है, एक बार सोचिए कौन सा ठीक होगा। तो देखिए अल नगा तो ठीक ही है, राइट, ईस्टर्न ब्रिज भी ठीक है और नसीम अल ब्रह भी ठीक है। काजिंद गलत है, बेसिकली कजाकिस्तान और भारत के बीच में आयोजित होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें कूट में से सही बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा हमारा ठीक हो जाएगा, बी यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 प्रश्न हमने बेसिकली पढ़े हैं, लेकिन कम से कम 6 एक्सरसाइज के नाम हमने याद किए हैं जो 2 कंट्रीज के बीच में आयोजित की जाती है। इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, इंटरलिंक करके, जो न्यूज में केवल वही नहीं पढ़ना, उसके साथ और भी चीजों को पढ़ते हुए चलना है, राइट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड टॉपिक, मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एड्रेस किया था इस वाली कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2020 में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का क्या है, एक उद्घाटन किया। कहाँ हुआ है ये चंडीगढ़ में हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। आप देखते हैं इस सम्मेलन के दौरान जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है यानी कि एनसीबी, उन्होंने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में 30,000 किलोग्राम से अधिक जो नशीली दवाएं थी उनको खत्म किया है जलाकर, उनका क्या बेसिकली निपटान किया गया है। तो भारत में हाल ही में नशीली दवाओं के निपटान को लेकर कौन कौन से अभियान चल रहे हैं हमें थोड़ा पता हो। तो देखिए एक तो जून 2022 को एकदम रिसेंटली ड्रग डिस्पोजेबल कैंपेन की शुरुआत जो है एनसीबी के द्वारा की गई थी, राइट। 29 जुलाई तक 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों का निपटारा ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अलावा हम सब जानते हैं आज़ादी का अमृत काल जो है ये चल रहा है। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर मिनिस्ट्री को, हर एक संस्था को अपनी तरफ से कुछ न कुछ अच्छा पार्ट अदा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो एनसीबी ने भी इस आज़ादी का जो अमृत महोत्सव समारोह है इसके एक भाग के रूप में 75,000 किलोग्राम नशीली दवाओं के निपटान का क्या है संकल्प लिया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा डेटा है जिसको आप अपने मेंस के पेपर में जो है थोड़ा यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिनका ये लोगो है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या, जो हमारा बेसिकली एनसीबी है वो क्या है, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है, राइट। सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी है, ठीक है। और केंद्रीय कानून स्थापना कब हुई, 1986 में हुई। किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, तो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए जो हमारा नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है जिसको बार बार अमेंडमेंट किया गया था, आई थिंक रिसेंट अमेंडमेंट 2014 में हुआ था। इसके प्रावधानों के अनुसार देखिए मादक पदार्थों की तस्करी के साथ साथ अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने पे ये मदद करता है। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा नारकोटिक्स 1985 वाला एक्ट है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किस एजेंसी को दिया गया है, तो एनसीबी को दिया गया है। या फिर अगर ये पूछ लिया जाए कि एनसीबी का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है, तो इसी वाले एक्ट के तहत हुआ है। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, राइट। इतना आपको पता हो। अब देखिए ये जो भारत में क्या है, राज्य सरकार और जो अन्य केंद्रीय विभाग हैं, ठीक है, जब आप नारकोटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे अन्य विभाग भी जुड़े हो सकते हैं। उसमें ब्लैक मनी वाला मामला भी फंस सकता है, उसमें फॉरेन से भी जो चीज़ों का आना जाना है उसका मामला फंस सकता है, कस्टम क्लियरेंस का मामला फंस सकता है। तो अन्य सारे जो भी विभाग है इन सब के साथ क्या है, इन नारकोटिक से संबंधित जो दवाएं हैं इनके मामलों पर समन्वय करती है। इसके अलावा इस तरह के मामलों पर जो अंतरराष्ट्रीय और विदेशी दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको ये सहायता भी करती है और उनसे इसको सहायता भी मिलती है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इन सब्सटेंसेस को लेकर जो भी काम होता है उसके लिए एनसीबी एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, ठीक है। एनसीबी में जो अधिकारियों की भर्ती होती है या तो आप सीधे उनको हायर करते हैं, इसके अलावा जो भारतीय पुलिस सेवा है आईपीएस, ठीक है, आप में से बहुत लोगों का सपना होगा भारतीय
राजस्व सेवा, अर्धसैनिक बल जो है इनसे भी जो है नियुक्त किया जाता है। तो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनसीबी जो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब जब आपने इतना समझ लिया तो अब एक प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति की जो जड़ें हैं वो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 46 है वहां पर है। यानी कि हमने जो इन नशीले पदार्थों के खिलाफ एक राष्ट्रीय नीति को अडॉप्ट किया है, तो ये हमें कहाँ से निर्देश मिले? हमारे डीपीएसपी में बताया गया है कि नशीले पदार्थों से जो है राज्य बेसिकली बचाव रखेगा। तो किस आर्टिकल में क्या कहा गया है? इज इट अ 46 आर्टिकल और व्हाट, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? जो सीबीआई है, ठीक है, हमारा क्या है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, दिसंबर 2019 में शुरू किया गया एक वैश्विक ऑपरेशन था ट्रांस, ठीक है। इसका हिस्सा था जो किससे संबंधित था? साइकोट्रोपिक दवाओं पर एक संयुक्त खुफिया एकत्रीकरण जो है कार्यवाही है। तो बताइएगा भाई, एक ऑपरेशन था ट्रांस जो इस तरह की साइकोट्रोपिक जो दवाइयाँ वगैरह थी इनके खिलाफ जो है शुरू किया गया था। इनकी शिपमेंट वगैरह जो होती थी, बेसिकली जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं उनके साथ बेसिकली इनको शिपमेंट किया जाता था, उस सबको टैकल करने के लिए ऑपरेशन आया था। तो क्या सीबीआई ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? ये आपको बताना है। फिर ये कह रहा है ईडी के अंतर्गत, अभी देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमने पढ़ा भी है ना। ईडी के अंतर्गत जो एनसीबी है वो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस इस अधिनियम 1985 के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो अब देखिए जो एनसीबी है वो बेसिकली इस वाले जो अधिनियम के संचालन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। किसके अंतर्गत? ईडी के अंतर्गत। तो ये भी आपको बताना है। इस बार मैं एक टफ सा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, कल की वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी, तब तक आप इसको सॉल्व करने का जो है ट्राई कीजिएगा। पूछा गया है कौन सा सही है और आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक बात है। चलिए इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। सही आंसर, गलत आंसर डजंट मैटर, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि आपने इसको सॉल्व करके क्या आंसर निकाला है। सही आंसर तो हम कल डिस्कस कर ही लेंगे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक क्या है, पिंगटन द्वीप समूह। द हिंदू में देखिए न्यूज आई थी, चाइना अनाउंसेस मिलिट्री एक्सरसाइजेस अपोजिट ताइवान, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कंटेक्स्ट बता ही दिया था, उस कंटेक्स्ट की वजह से ये क्या है, न्यूज़ में है। तो देखिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, जो चीन के, उन्होंने चीन के फुजियान प्रांत के अंदर जो पिंगटन आइलैंड है वहाँ पर लाइव फायर अभ्यास जो है शुरू कर दिया है। लाइव फायर अभ्यास में बेसिकली गोला बारूद, बमबारी ये सब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक चेतावनी के रूप में बेसिकली वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए जो चीन है वो अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा जो यात्रा की घोषणा की गई है, इसको इस संदर्भ में देखता है कि अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को आधिकारिक बनाने की जो दशकों पुरानी मांग है इस एरिया में, उनको क्या है, प्रोत्साहन ये लोग दे रहे हैं। तो चीन कहता है ये सब नहीं चलेगा। वो क्या कहते हैं कि ताइवान को विदेशी संबंध चलाने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि चाइना इज अ इंटीग्रल पार्ट, ताइवान इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ऐसा वो कहते हैं। देखिए 1949 के आसपास बेसिकली चीन और ताइवान गृह युद्ध में छिड़ गया था। तो बेसिकली जो मेनलैंड ऑफ चाइना है उस पर जो फिलहाल हमारा चीन है उनकी बेसिकली जीत हुई थी और ये दो कंट्रीज अलग हो गई थी। लेकिन उस गृह युद्ध के बाद से ही संबंध खराब हुए। चाइना का हमेशा ये मानना रहा है कि बेसिकली ताइवान एक प्रांत है, विद्रोही प्रांत, लेकिन ये एक ही नेशन का हिस्सा है, चीन का ही हिस्सा है। वहीं ताइवान का ऐसा नहीं मानना है, वो अपनी ऑटोनॉमी पर बिलीव करते हैं, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में खुद को देखते हैं, ठीक है। वन नेशन और उसके टू पार्ट थ्योरी पर बेसिकली जो है चाइना बिलोंग, एक तरीके से आप कहते हैं प्रस्ताव रखता है। चाइना ने बेसिकली ताइवान से कई बार बातचीत भी की, उन्होंने एक समझौता भी उनके सामने रखा कि हम बेसिकली क्या करते हैं, एक राष्ट्र के अंदर दो संप्रभु लोगों की तरह, दो संप्रभु राष्ट्रों की तरह रहते हैं, बट एक ही के अंदर। ताइवान ने बेसिकली उसको नकार दिया था, लेकिन ताइवान की तरफ से बाद में संबंध अच्छे करने पर अच्छी खासी बातचीत हुई और अच्छा खासा ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक चीन
ताइवान एक छोटी सी कंट्री पर कब्जा क्यों नहीं जमा पाया है? एक वर्ड आता है सिलिकॉन शील्ड, जो ताइवान के कंटेक्स्ट में यूज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। बेसिकली ताइवान जैसे छोटे देश ने टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को इतना उन्नत कर लिया है कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी उनके ऊपर डिपेंड है। आप पूछेंगे कैसे? तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उनका निर्माण बहुत बड़े लेवल पर ताइवान में होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द सिलिकॉन कंडक्टर चिप्स कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इज द राइट वर्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सिलिकॉन कंडक्टर चिप्स, ये स्मार्टफोन हो चाहे आपके नए नए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, इन सब का क्या है? प्राण है। ठीक है, और आज के डिजिटल युग में हर एक कंट्री जितनी ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है उतनी ही ज़्यादा स्मार्ट गैजेट्स पर निर्भर होती जा रही है। जितना आप स्मार्ट गैजेट्स पर निर्भर होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा इन चिप्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए ताइवान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत अमेरिका की भी नहीं है। ऐसा मैं थोड़ा सा आपको बोल सकती हूँ हिंदी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के रूप में, राइट। लेकिन हाँ, सिलिकॉन शील्ड ये वर्ड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी चीन ताइवान रिलेशंस की बात आती है तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक था तो मैंने आपको समझा दिया। अभी हमारा जो इंटरेस्ट का टॉपिक है वो बेसिकली आइलैंड है। तो बैक टू द टॉपिक, क्या है? इस पिंगटन द्वीप समूह के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, पिंगटन द्वीप जिसको हेटन द्वीप भी कह देते हैं, मिन नदी एक रिवर है मिन, उसके मुहाने के दक्षिण में जो पिंगटन काउंटी है, कहाँ पे? फुजियान प्रांत, चीन के पूर्वी तट का एक द्वीप है। इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा चाइना है, ये इसका पूर्वी तट है। यहाँ पर येलो कलर से जो दिख रहा है ये फुजियान प्रांत है, प्रोविंस है। यहाँ पे फुजियान प्रोविंस को थोड़ा बड़ा कर देते, इसके भी इधर आप देखेंगे ये आपका क्या है? पिंगटन आइलैंड है। यानी कि ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है? पिंगटन आइलैंड है। अब आपको थोड़ा सा लोकेशन क्या है क्लियर हो गई होगी, राइट। चलिए, ये जो फुजियान है, ये इसमें फुजियान प्रांत में तो सबसे बड़ा द्वीप है, वहीं जो चाइना है, ठीक है, उसके द्वारा प्रशासित 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, प्रशासनिक रूप से बात करें तो पिंगटन काउंटी का एक हिस्सा है जिसमें कई छोटे द्वीप और आसपास की भूमि का एक हिस्सा शामिल है। इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली यहाँ पर जो ये द्वीप है ये एक जलडमरू मध्य के द्वारा जो है मुख्य भूमि चाइना से अपने आप को अलग करता है। यानी कि पूरा चाइना हो गया, ये आपका बेसिकली फुजियान प्रांत हो गया। यहाँ पे फुजियान प्रांत में जो ये द्वीप है इसके बीच में एक जलडमरू मध्य पड़ता है जिसका नाम क्या है? हेतान जलडमरू मध्य। याद कर लीजिएगा, हेतान जलडमरू मध्य पिंगटन को मुख्य भूमि चीन से अलग करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ताइवान। मैं एक बार बेसिकली इसको क्लियर कर देती हूँ तो आप इसको थोड़ा सा ठीक से देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए, अब आपको क्या है? ताइवान दिख रहा है। यहाँ पे मैंने आपको जब मैप के वीडियोस कवर कराए थे तो बताया था ताइवान स्ट्रेट पड़ता है जो मेनलैंड ऑफ चाइना से ताइवान को अलग करता है। तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पे ये द्वीप है और बेसिकली आपका ताइवान है। यहाँ पे जो जलडमरू मध्य है उसका नाम है ताइवान। तो जो ताइवान जलडमरू मध्य है वो पिंगटन को ताइवान द्वीप से अलग करता है, राइट। तो ये दोनों जलडमरू मध्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, इनको ध्यान रखिएगा। अब अगेन एक प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विवादित स्थान दक्षिण चीन सागर में स्थित है और जिस पर चीन का दावा भी है। एक तो साउथ चाइना सी में है, ऊपर से चीन उन पर दावा भी करता है। एक तो आपका स्कार्बोरो शोआल, दूसरा है आपका पार्शियल आइलैंड और तीसरा आपका स्पार्टले द्वीप समूह। मैं आपकी वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, अगर आपने वो सुनी हुई है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर देंगे। खैर, यहाँ पे ये तीनों ही आइलैंड है। कैसे? चलिए मैप देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ये देखिए, ये आपका बेसिकली साउथ चाइना सी पड़ता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए पार्शियल आइलैंड है। इस पे किस किस का कब्जा माना जाता है? तो देखिए, चीन इस पे अपना कब्जा मानता है, ताइवान इस पे अपना कब्जा मानता है और वियतनाम इस पे अपना कब्जा मानता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्कार्बो शॉल्स जो है ये आइलैंड है, इस पे फिलीपींस जो है अपना अधिकार जताता है, वियतनाम अपना अधिकार जताता है, ताइवान भी अपना अधिकार जताता है और चीन भी अपना अधिकार जताता है। देन यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड है, यहाँ पे तो और कमाल है, मलेशिया
साथ में वियतनाम, साथ में चीन, साथ में ताइवान, साथ में फिलीपींस, ये सारे के सारे इस पर क्या है, अपना अधिकार क्षेत्र, अपना कब्जा जो है बताते हैं, राइट। और ये पढ़ते कहाँ है, तो जो आपका 9 डैश लाइन है जिसके बारे में पहले मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, उसके बीच में पढ़ते हैं। तो दीज आर वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स फॉर योर एग्जाम एंड फॉर चीन एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, राइट। तो इनको प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हमारा 1 2 3 दोनों आते हैं, तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमने जो है अपना चीज़ें देख ली है, मैप आपने समझ लिया है, इसीलिए मैप को पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट होता है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।